गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमने लेसन पढ़ा है, जैसे कि गोलीय सतह से अपवर्तन, उसका एक सारांश का। और सारांश के बारे में जानने के बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपको असाइनमेंट में हम दिए हुए थे क्लासरूम में। उन सभी क्वेश्चनों को बच्चों हम आज करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखना शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हम आपसे आशा करते हैं कि आप वो सभी वीडियोज यानी कि हमारे 10 लेक्चर आप अच्छे तरह से देख लिए हैं, समझ लिए हैं और उसका नोट्स भी आप बना लिए हैं बच्चों, क्योंकि इतना करने के बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आ सकता है बच्चों। तो चलिए, आप इतना कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो उन सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए, 10 वीडियो को, तब आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के हम इस लेसन इसका हम शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट है सारांश का। स्नेल का नियम गोलीय सतहों के लिए भी सत्य है। हाँ बच्चों, स्नेल का नियम जो है वो समतल सतह के लिए तो सत्य होता ही है, लेकिन गोलीय सतह के लिए ही बच्चों सत्य है। दूसरा पॉइंट है, स्नेल का नियम का व्यापक रूप है μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2। हाँ बच्चों, ये जो व्यापक रूप आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 1 है और ये 2 2 है बच्चों। ये कैसे आया, आप ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं उस पर। हम लोग तो लिखते थे जनरली कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर μ2 बटा में μ1। बच्चों, वही सूत्र ये भी है, बस अब वो करना क्या है कि जहाँ पर उसमें आई था वहाँ पर आपको θ1 रखना है और जहाँ पर आर था वहाँ पर θ2 रखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फिर ये आ जाएगा। तो बच्चों, इसको व्यापक सूत्र बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये μ1 sin θ1 दोनों एक माध्यम का है, μ2 sin θ2 दोनों दूसरे माध्यम का है, और ऐसा लगता है कि आगे ये हो सकता है μ3 sin θ3 μ4 sin θ4 ऐसे बच्चों। तो इसको हम लोग व्यापक रूप बोलते हैं। लास्ट में हो सकता है μn sin θn। नेक्स्ट बच्चों, गोलीय सतह से किसी बिंदु पर अभिलंब उसके वक्रता केंद्र से लिया जाता है। हाँ बच्चों, गोलीय सतह कोई भी हो और उस पर अभिलंब लेना है तो उसके वक्रता केंद्र से हम लोग अभिलंब लिया करते थे। ऐसे इसके वक्रता केंद्र यहाँ पर आता है और किसी भी यहाँ पर अभिलंब चाहिए अगर तो वहाँ से यहाँ तक मिलाते थे तो अभिलंब होता था बच्चों। तो यही बात है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कि चिन्ह परिपाटी। आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी को, जैसे कि हम लोग दर्पण में भी पढ़े हैं, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। हाँ बच्चों, प्रकाशिक केंद्र यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है वहाँ से सभी दूरी मापी जाती है। दूसरा पॉइंट हम लोग का है कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। हाँ, आपतित प्रकाश के दिशा में अगर हम जाएंगे तो प्लस में और उसके विपरीत दिशा में जाएंगे माइनस में। बच्चों, सब लोग पढ़े हैं। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो भी धनात्मक होता है और नीचे की ओर जाते हैं तो भी बच्चों ऋणात्मक होता है। ये हम लोग पढ़े हैं दर्पण में और ये लेंस में भी लागू होता है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। बच्चों, अपवर्तन सूत्र जो कि हम लेक्चर 1 में आपको बताए हुए हैं, उस सूत्र में हम लोग देखे हैं कि अगर u दूरी पर μ1 माध्यम में कोई वस्तु है और वो μ1 से प्रकाश μ2 में जा करके और v दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, सतह की त्रिज्या r है, तो ये सूत्र होता है अपवर्तन का। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग बहुत सारे सवाल को भी बनाए हुए हैं। ये सूत्र है अपवर्तन का। और इसी सूत्र में थोड़ा सा चेंज आता है, कब? जब μ2 बराबर μ हो और μ1 बराबर 1 हो। यानी कि कहने का मतलब ये है किस तरह से रहेगा, और इधर का हम लोग μ2 मानते हैं इस साइड का, तो ये जो μ2 है इसको हम सिर्फ मान लें μ, और बाहर में हमेशा हवा होता है, तो इधर का अगर हम लोग अपवर्तनांक मान लें केवल 1, तो उस सिचुएशन में बच्चों ये सूत्र होता है μ बटे v माइनस 1 बटे में u बराबर μ माइनस 1 बटे में r। एक बात बच्चों और है, ये जो सूत्र है जो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक ही सूत्र है जो कि सभी तरह के सतह में काम करेगा, चाहे वो उत्तल सतह हो, चाहे वो अवतल सतह हो, और चाहे कैसे ही प्रतिबिंब बनते हो, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हो, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हो, सभी तरह के गोलीय सतह के लिए सूत्र बच्चों लागू होता है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अगर समतल सतह है तो उस समय भी आप चाहें तो r का मान अनंत रख करके आप बना सकते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं इसके। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है लेंस। तो दो वक्र पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। हाँ बच्चों, दो वक्र पृष्ठ रहेगा और उससे घिरे हुए जो माध्यम होगा उसी को हम लोग लेंस कहते हैं, जिनमें न्यूनतम एक पृष्ठ अवश्य वक्रित हो। उसमें जो एक पृष्ठ होता है ना वो अवश्य टेढ़ा होना चाहिए।
यानी कि लेंस तो हम लोग जानते हैं कि दोनों साइड से, मतलब कि उत्तल लेंस को अगर हम देखें तो दोनों साइड से वक्र है, लेकिन और दोनों साइड से वक्र ना हो तो कम से कम एक साइड से वक्र होना चाहिए, यानी कि इस तरह से एक साइड से वक्र, तो ये तभी भी लेंस होगा। अब दोनों साइड से वो सीधा हो जाए तो वो लेंस में नहीं आएगा। कारण कि ये है कि वो लेंस की तरह व्यवहार ही नहीं करेगा बच्चों, इसलिए लेंस में नहीं आ सकता है। अब देखिए लेंस के मुख्यतः दो प्रकार है। लेंस दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से, जो कि हैं उत्तल लेंस हैं और अवतल लेंस हैं, यही दो लेंस हैं। अब देखिए लेंस का प्रत्येक हिस्सा प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। आप जानते हैं हम लोग लेंस को काट करके इस तरह से, और हम लोग उसको पढ़े हुए थे तो उसमें हम लोग को प्रिज्म नज़र आ रहा था। बच्चों ये समझने के लिए काटा गया था, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये जो होता है वो इस तरह से ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। इसका हर एक हिस्सा ही, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। अब देखिए उत्तल लेंस समानांतर किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ता है। हाँ बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है वो समांतर किरणें जब आती हैं, ऐसे समांतर किरण आती हैं तो वो उसको अभिसरित करके एक बिंदु पर क्या करता है, मोड़ता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसरित कर रहा है ना, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस किरणों को बिखेरता है। अगर अवतल लेंस की बात की जाए तो वो किरणों को बिखेरता है। आप जैसे कि देखें ये इस तरह से हो जाता है, ये आता है, ये इस तरह से होता है। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं इसको। अब देखिए बच्चों लेंस से संबंधित कुछ मुख्य पद को जानने से पहले एक बात और हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टर्म है। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसी को हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्रकाशीय केंद्र है तो ये ओ होता है बच्चों, ओ से सूचित करते हैं, लेंस के लगभग बीच में होता है स्थित। यहाँ से जो जब प्रकाश जाता है वो मुड़ता नहीं है। अब देखिए फोकस क्या होता है। तो देखिए समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जहाँ पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई मालूम चलती हैं तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं या फिर देखे भी हैं, ऐसे लेंस है और समांतर आने वाली किरणें ऐसे आया, इस तरह से चला गया, लेकिन जहाँ पर मिला वो भी फोकस हो सकता है, या फिर जहाँ पर मिलते हुए मालूम चलेगा वो भी फोकस हो सकता है बच्चों, ये है। अब देखिए फोकस तल किसे बोलते हैं बच्चों। सभी फोकस तल जो होते हैं वो ऐसा पॉइंट होता है जिस पर सभी समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद वहाँ पर मिलती ही हैं, तो उसको हम लोग फोकस तल कहते हैं। ये मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और फोकस वाले बिंदु पर होता है बच्चों। ये वाला पॉइंट जो होता है जो किससे हम लोग कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है लेंस में अपवर्तन। तो देखिए लेंस में अपवर्तन कैसे होता है, इसके लिए हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी डेवलप किए हैं, परंतु उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हम लोग देख लेते हैं। वो है म्यू1 माध्यम में u दूरी पर कोई वस्तु अगर है, म्यू1 माध्यम में u दूरी पर वस्तु, और वस्तु से प्रकाश चल करके और म्यू2 माध्यम के लेंस में जाता है और फिर निकल करके म्यू3 माध्यम में जा करके और v दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों यहाँ पर 3 माध्यम माने जा रहे हैं, यानी कि एक माध्यम जो होता है वो लेंस का होता है जिसे म्यू2 कहा गया है। एक माध्यम म्यू1 जो होता है वो कहाँ होता है, इस साइड में होता है, और दूसरा होता है इस साइड में। कभी कभी आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं जिस समय लेंस जो होता है, सॉरी ये म्यू2 नहीं, ये म्यू3 होता है, ये है म्यू3। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई लेंस एक नली के अंदर फिट है, और नली के अंदर फिट है, और फिर इधर में हवा है, इधर में पानी है, और इधर इसमें शीशा या फिर कोई भी लेंस है। तो 3 तरह का माध्यम हो गया ना। ऐसे ही सिचुएशन के लिए ये सूत्र बच्चों डेवलप किया गया है। तो वो सूत्र का हम विस्तृत प्रमाण भी हम इस वीडियो के आगे हम देने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर एक सिंपल सा केवल परिचय है। क्या है कि जब ये सिचुएशन हो और R1 R2, हाँ दोनों तरह की जो वक्रता त्रिज्या हैं वो भी डिफरेंट है बच्चों। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए ये सूत्र जो है वो बना हुआ है म्यू3 बटे v माइनस म्यू1 बटा में u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे में R1 प्लस म्यू3 माइनस म्यू2 बटे में R2। इसका प्रमाण बच्चों इसी वीडियो में नीचे आपको मिलेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया 8.1 में दोनों माध्यम समान हो, यानी कि लेंस के दोनों ओर, लेंस के बाहर दोनों साइड में, यानी म्यू1 और म्यू3 बराबर हो, तो उस समय में यहाँ पर आप म्यू1 ले ले, हर जगह म्यू1 ले लीजिएगा, म्यू3 के जगह पर म्यू1 ले लीजिए, यहाँ भी म्यू1 ले लीजिए और यहाँ भी म्यू1 ले लीजिए। उस सिचुएशन में ये 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू2 बटा में म्यू1 माइनस 1, और ये सब आएगा। इसी को हम लोग आगे चल करके इसको
जब वस्तु अनंत पर रहता है, यहाँ पर u का मान अनंत, तो v का मान f होता है, तो ये वाला बच्चों आता है। और इस तरह से फिर लेंस मेकर सूत्र के पास हम लोग पहुँच गए। तो ये है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, लेंस मेकर सूत्र ये है, आप इसे पहचानते हैं अच्छे से, लेंस सूत्र भी आप अच्छे से जानते हैं, तो ये चीज़ है। हाँ, यहाँ पर जो म्यू होता है आप जानते हैं इसके बारे में कि म्यू का मतलब होता है μ2 अब बटे में μ1, यानी कि बाहर के सापेक्ष उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, ये ठीक ना, ये म्यू का मान हम बताएं अभी आपको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, हाँ दोनों ओर, इधर भी हवा है और लेंस के उस पार भी हवा है, तो उसकी फोकस दूरी आंकिक रूप से समान होता है। और अगर दोनों साइड में बराबर माध्यम नहीं है तो उस समय फोकस जो होगा वो असमान होगा, जो इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, किसी लेंस का फोकस की निर्भरता। कोई लेंस का फोकस होता है किस किस पॉइंट पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसके लिए आप इस पॉइंट को देखिए, ये सूत्र है लेंस का, आपको हम क्लासरूम में बताए हैं। तो इसमें कौन कौन सी राशियाँ यूज हैं, ये सब राशियाँ यूज हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, बात भी किए हैं वीडियो में। वीडियो को आप अच्छे से देखे हैं, नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए। और इसमें R1 R2, R1 इसकी त्रिज्या है और R2 इस सतह की त्रिज्या है, μ2 लेंस के भीतर का अपवर्तनांक है, μ1 लेंस के बाहर का अपवर्तनांक है। तो इन राशियों पर ये डिपेंड किया है बच्चों, यानी कि लेंस का जो फोकस है वो किस पर डिपेंड करता है, वक्रता त्रिज्याओं पर, बाहरी अपवर्तनांक पर, लेंस के अपवर्तनांक पर। और एक और भी राशि है, आपको वीडियो में बताए हैं कि लाइट के टाइप पर भी डिपेंड करता है, प्रकाश किस तरह का है, लाल रंग का है कि बैंगनी रंग का है, यानी रंग पर भी निर्भर करता है। लेकिन बच्चों वो पॉइंट अभी इस हेडिंग पे शामिल नहीं है, अभी हम उस हेडिंग से बाहर से बात कर रहे हैं। अब देखिए लेंस के फोकस की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, इसमें सभी है लेकिन हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। वक्रता त्रिज्याओं के बारे में भी हम देख रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर उत्तल लेंस होगा, सघन होगा, अगर सघन होगा तो R1 सघन होगा, तो पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है। और अगर उत्तल लेंस है तो R1 प्लस में होता है, R2 माइनस में होता है, क्योंकि R1 इधर होता है, R2 इधर होता है। तो इन सिचुएशनों को उसमें रखने के बाद फोकस प्लस में आता है। ऐसा ही अवतल लेंस का ये उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, और ये भी उल्टा ही रिजल्ट आता है। अब देखिए समतलोत्तल लेंस में अगर R1 का मान अनंत और R2 का मान -R रखेंगे तो इस सूत्र में पुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं इतना। अब बच्चों इस तरह से समतलावतल लेंस में ये रिजल्ट आता है कब, जब इन वैल्यूओं को हम लोग लेंस मेकर सूत्र में रखते हैं। अब देखिए फोकस का अपवर्तनांक पर निर्भरता, अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करता है बच्चों, तो उससे पहले आप 2-3 बातें देख लीजिए। पहला बात कि μ1 बाहर का अपवर्तनांक लेंगे, μ2 लेंस का अपवर्तनांक लेंगे, और सूत्र वही रहेगा, लेंस मेकर 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/R1 - 1/R2। बच्चे इस सूत्र को ध्यान रख करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अब देखिए इसमें ये कुछ एक डायग्राम बनाया गया है जिसे हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, स्थिति जब μ2 ज़्यादा होता है, μ1 छोटा होता है, तो उस समय में यानी अंदर का अपवर्तनांक अधिक हो गया, बाहर का कम हो गया, यानी लेंस सघन हो गया, तो ऐसे काम करता है, यानी ऐसे काम करता है, यानी अपने मूल गुण की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, यानी प्रकृति की तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरा देखिए, जब μ2 बराबर हो गया μ1 के, यानी अंदर का अपवर्तनांक बाहर का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो गया बच्चों, तो उस सिचुएशन में ये सामान्य कांच की तरह व्यवहार करता है, यानी प्रकाश आएगा, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होगा, नहीं मुड़ेगा, सीधे के सीधे चला जाएगा, ये भी प्रकाश सीधे पास कर गया। उसी तरह से तीसरा पॉइंट है, जब μ2 छोटा हो गया μ1 से, यानी कि अब देखिए भीतर का अपवर्तनांक कम हो गया और बाहर का अपवर्तनांक अधिक हो गया। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो किरणें आ रही हैं वो इस तरह से चली गई। यानी लेंस का तो गुण है उत्तल लेंस का कि अभिसरित करता है, परंतु अब अपसरित करने लग रहा है, ये भी अपने गुण के विपरीत काम कर रहा है बच्चों, यानी विपरीत कार्य करते हैं बच्चों। ये सिचुएशन आ जाती है तब, यानी कि 3 स्थितियाँ हैं, एक बराबर, एक बड़ा, एक छोटा, ये 3 सिचुएशन है लेंस के अपवर्तनांक के साथ। लेकिन एक बहुत ही खास चीज़ है, पॉइंट है कि हवा के अपेक्षा कांच के लेंस को पानी में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है, जबकि क्षमता 1/4 हो जाती है। हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है। किसी लेंस को, मान लीजिए कोई लेंस आपके पास है, उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अगर आप उसको पानी में डुबो देंगे
तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी यानी 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 चौकी 80 सेंटीमीटर उसका हो जाएगा क्या चीज़, तो उसका फोकस दूरी। उसी तरह से जो क्षमता होगा वो भी चौथाई रह जाएगा बच्चों। अब देखिए लेंसों में प्रतिबिंब, बच्चों ये तो इमेज डायग्राम हम यहाँ पर बुक से स्क्रीनशॉट करके डाले हैं और आप देख सकते हैं इसको। ये डायग्राम के एक लेक्चर भी है, उसको आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए, बहुत ही आसान है। 6 स्थितियाँ उत्तल लेंस की हैं, उसका रिजल्ट यहाँ पर है, और अवतल लेंस की स्थितियाँ हैं 2, उसका भी रिजल्ट है। और इसमें अधिकांश सिचुएशन में देखा जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और केवल 1-2 स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनने के लिए F1 और O के बीच वस्तु को रखना होता है। बच्चों इससे ही बोर्ड में क्वेश्चन मिले हैं, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को भी आगे। और ये अवतल लेंस के भी 2 सिचुएशन है, जिसमें अवतल लेंस में खासियत है कि हमेशा इसमें छोटा फोटो बनता है, और वास्तविक कभी नहीं बनता, काल्पनिक ही बनता है कभी भी, और सीधा बनता है। इसका 2 स्थितियाँ हैं, परंतु जो अंतिम स्थिति है ये अधिकांश सिचुएशन में फॉलो करता है, 90% में यही रहता है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेखीय आवर्धन। हाँ बच्चों, रेखीय आवर्धन इसी को हम लोग सिर्फ आवर्धन भी नाम से जानते हैं, और ये रेखीय आवर्धन भी है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाँ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ जो होता है ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है उसी को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और इसका आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो कि हम लोग क्लास में पढ़े हैं वही स्क्रीनशॉट है। इसमें ये रिलेशन सब कुछ है। एच और एच डैश के रूप में ये होता है लेंस में, भी और यू के रूप में ये होता है, एफ और यू के रूप में ये है इसमें, और दर्पण में भी साथ में कंपेरिजन है। ऋणात्मक आवर्धन आप जानते हैं, वास्तविक और उल्टा, माइनस में आ गया वास्तविक और उल्टा फोटो बनाएगा, इतना समझ लीजिए। माइनस में मतलब कि उल्टा। धनात्मक आवर्धन रहेगा, काल्पनिक और सीधा फोटो बनाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कि ये M जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो उसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, और M का मान 1 से छोटा है तो क्या है, प्रतिबिंब छोटा है। ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि P=1/f। P क्षमता को सूचित कर रहा है जहाँ पे। अब देखिए नोट, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है बच्चों, और एक डायप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। ऐसे तो डायप्टर ऐसे ही मात्रक पर भी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऐसे ही मात्रक माना करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब फोकस सेंटीमीटर में हो, जब फोकस दी जो है वो सेंटीमीटर में हो, तो उस समय P का मान ये जो होता है ये इसको यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसको यूज करते हैं। और हाँ, इसका यूज कब करते हैं, जब फोकस का मान मीटर में हो। अब देखिए इसके साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट हैं जो कि इस पर हम लिखे हुए थे, आप देखे हैं, एक बार फिर देख लीजिए। लेंस की शक्ति P इतना होता है, अपसारी का प्लस में पावर, अपसारी का माइनस में पावर। अवतल दर्पण होगा -f, उत्तल दर्पण होगा +f, फोकस उसका है। और समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या अनंत होता है फोकस भी, और वक्रता त्रिज्या भी चिन्ह परिपाटी जानते हैं आप। और दर्पण की शक्ति और क्षमता, यानी दर्पण की शक्ति जो होती है वो वही होता है जो लेंस का होता है, लेकिन माइनस में होता है। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये खास सिचुएशन यहाँ पर हम दिखाए हैं आपको प्रूफ करके कैसे ये सब सही है। अवतल लेंस का जो होता है वो प्लस में पावर हो जाता है, और उत्तल लेंस का माइनस में पावर होता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या है, अभिसारी है, और उत्तल लेंस जो होता है वो अपसारी होता है बच्चों। यही सिचुएशन है, और सभी क्षमताओं को जोड़ने के लिए ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, संपर्क में स्थित लेंसों का समतुल्य फोकस। और लेंस संपर्क में स्थित है तो उसका समतुल्य फोकस पाने के लिए ये सूत्र होता है बच्चों। संपर्क में, हाँ आप देखे होंगे लेक्चर में कि हम लोगों ने पढ़ा है कि लेंस एकदम सटा के पास एकदम सटा के रखे गए हैं, और रखे गए हैं तो उनका जो कुल फोकस बनेगा, यानी सभी लेंसों के बदले में एक ही लेंस यूज करेंगे, फाइनल लेंस, तो वही समतुल्य लेंस कहलाता है, जो कि उतना ही आवर्धन उत्पन्न करता है और उतना ही उसका पावर होता है, और वही प्रतिबिंब बनाता है जितना कि सभी मिलकर करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में उसका जो समतुल्य फोकस होना चाहिए लेंस का, वो इतना के बराबर होना चाहिए, इस कैलकुलेशन से आता है। अब देखिए समतुल्य क्षमता, जो वो लेंस आएगा जो सभी के बराबर काम करेगा, तो उसकी समतुल्य क्षमता भी इस सूत्र से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए समतुल्य आवर्धन, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आवर्धन की जब भी बात आती है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कोई लेंस दिया हुआ हो तो सभी की आवर्धनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 2 लेंस समाक्षीय रूप से d दूरी पर स्थित हो तो उसका फोकस दूरी ये होता है बच्चों। ये तो संपर्क में वाला है, लेकिन अगर गैप में हो तो उनके लिए ये सूत्र है। और आपको बताया है कि इसके लिए
जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग प्रूफ भी किए हैं। लेक्चर नंबर 10 में आप देखेंगे तो उसमें इसका प्रूफ विस्तृत तरीके से शामिल है। साथ ही साथ बच्चों क्षमता के लिए ये सूत्र होता है, आप देख सकते हैं ये सूत्र है, क्षमता के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन का फोकस दूरी के लिए सूत्र। हाँ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है ये, इस पर क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, इसलिए इसको शामिल कर दिए हम। इसका सूत्र होता है एफ स्क्वायर इजकल टू एक्स इंटू एक्स ट्यूब। एफ स्क्वायर क्या है तो इसके फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी एफ है, इधर भी फोकस दूरी एफ है, तो और ये x1 x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो ये रिलेशन होता है। अब देखिए लेंस के किसी एक तल पर चांदी की कलई करने पर क्या प्रभाव, किसी एक तल पर अगर हम कलई कर देते हैं चांदी का, लेंस का एक सतह पे चांदी की कलई करते हैं तो क्या होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सामने बनने लगता है, तो ये वो किसी न किसी दर्पण की तरह बिहेव करता है बच्चों। यानी एक सिस्टम में तरह का पूरा तरह दर्पण है, इसका प्रतिबिंब पाने के लिए इस सूत्र का हम लोग यूज करते हैं, दर्पण सूत्र का। अब देखिए इसका कुल फोर्स कितना होगा, इसके लिए हम लोग PL + PM + PL किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक बार ये लेंस में गया, फिर एक बार दर्पण पे गया, फिर एक बार लेंस पे गया, फिर बाहर आया, यानी कि लेंस दर्पण लेंस, यानी कि लेंस यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस, सूत्र यूज कर दिए गए हैं। ये सब सूत्र हैं और आपको क्लास में बताया गया सब विस्तृत तरीके से। हाँ ये सूत्र आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें कौन कौन क्या है, एफ EQ क्या है, तो पूरे सिस्टम का समतुल्य फोकस FL क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी FM क्या है, वो दर्पण मिरर की फोकस दूरी है। बच्चों ध्यान से देखिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट तरीके से, और रिवीजन के बाद क्वेश्चन ही बनाएंगे। अब देखिए हम इसके इसी सूत्र का यूज करके, और ये सब हम लोग वीडियो में बनाए हुए हैं, जिसमें से हम 2 बनाए थे, आपसे से बना के भेजे थे हमारे पास, और ये रिजल्ट है इसके। विशेष जानकारी के लिए आप उस लेक्चर को देखिए, आप समझ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों हम लोग अब बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि इसी पर आधारित है। तो देखिए बच्चों हम लोग जो हैं वो अब इस क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें से 24 से लेकर के और 49 नंबर क्वेश्चन तक इसमें शामिल किए गए हैं, जो सीट दिए थे। चलिए देखते हैं। पहला सूत्र है, पहला सूत्र के रूप में दिया गया था, स्थापित करना था, जो कि 2015 और 2020 में पूछा भी है, इस साल भी पूछा है, और वो है कि सिंपल सा फार्मूला है, जिसे आप देखें हैं सबसे हम पहले बताए हैं सारांश में। उसे सिद्ध करने के लिए आप लेक्चर 1 को विस्तृत तरीके से आप देख सकते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शामिल है, आप उसे ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है और समझ जाएंगे आप। देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, इस सूत्र का साबित करना। इसका भी लेक्चर आप 5 में देख सकते हैं, लेक्चर 5 में इसको विस्तृत तरीके से वहाँ पे बताया गया है कि 1/f = ये जो लेंस मेकर है वो कैसे स्थापित करते हैं। बच्चों देखते रहिए अंत तक, इसमें कई क्वेश्चन है जिसको हम लोग सोल्व भी किए हैं। देखिए जब एक अभिसारी लेंस का अपवर्तनांक, जब एक अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का अपवर्तनांक बाहर के अपवर्तनांक के बराबर हो गया, यानी n द्रव बराबर हो गया किसके, n लेंस के, तो वैसे में जो होता है फोकस दूरी वो क्या होता है, तो अनंत होता है। बच्चों आपको बताया है अभी हम पहले इसी सारांश वाले लेसन में, सारांश वाले मतलब कि टॉपिक पे, कि अगर भीतर का अपवर्तनांक बाहर का अपवर्तनांक बराबर हो गया तो अपना लेंसीय गुण को छोड़ देता है और सिंपल सा बन जाता है वो, तो वही स्थिति आती है उसमें बच्चों, यानी कि अनंत होगा उसका फोकस। लेक्चर 6 में आप इसका विशेष डिटेल्स देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एक लेंस निम्न चित्र में प्रदर्शित है जिसका वक्रता त्रिज्या r02 है। देखिए ये सूत्र आ गया, हम आपसे बोले थे कि यही सूत्र है जिसको हम लोग विस्तृत तरीके से इस वीडियो में सोल्व किए हुए हैं, जो कि सबसे स्टार्टिंग में लोग देखे थे। तो चलिए इसका सोल्व देखते हैं कैसे इसको बनाया गया है। 2010 में बच्चों पूछा है, लेक्चर 5 आप देख सकते हैं, इससे संबंधित लेक्चर है वो, है ना। अब देखिए इससे कैसे सिद्ध किया गया है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं। ये सिचुएशन है, इधर μ1 है, इधर μ3 है, और बीच में μ2 लेंस है, वो सब डिफरेंट, ये अलग अपवर्तनांक ये अलग, ये अलग, ठीक ना। अब देखिए माना कि किसी लेंस का अपवर्तनांक μ2 है तथा लेंस के दोनों ओर μ1 तथा μ3 अपवर्तनांक है। इधर μ1 है और इधर कौन सा है, μ3 अपवर्तनांक है, जहाँ पर μ1 ज़्यादा है μ2 से, हाँ μ1 से इससे ये वाला लेंस का अधिक है, साथ ही साथ μ3 से अधिक है μ2, यानी कि इधर का जो अपवर्तनांक है इससे भी ये वाला अपवर्तनांक ज़्यादा, यानी लेंस हर हाल में अधिक अपवर्तनांक का है। कोई प्रकाश किरण चल करके और AOC1 के द्वारा
बिना अपवर्तन, सॉरी, बिना अपवर्तन की जाती है तथा AM से चली जाती है। हाँ, AOC यानी कि सीधे वो प्रकाश किरण चली गई बच्चों। अब देखिए जिसका अपवर्तनांक, हाँ, जिसका एक दूसरा किरण है जो कि अलग से भी जाती है, यानी कि जाती है, तो उसका जो है वो विवरण आप देख सकते हैं इस चित्र में। वो एक तो सीधे चला गया, एक जो है इधर से होकर के और ऐसे जा रहा है। तो इसका 2 बार अपवर्तन हुआ, एक बार अपवर्तन हुआ XP1Y से, एक बार हुआ XP2Y से। बच्चों जैसे लेंस मेकर आप बनाए हैं वो उसी तरीके से जस्ट बनाइए, एकदम बन जाएगा ये। तो म्यू2 बटे में V डैश यानी प्रतिबिंब माइनस म्यू1 बटे में U बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे में R। हाँ, V डैश क्या है, तो पहले सतह द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि इस सतह द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, वही V डैश है बच्चों। तो ये पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म में वो जो है वो म्यू3 में जा रहा है, म्यू2 से म्यू3 में जा रहा है बच्चों। आप देख सकते हैं जी, म्यू2 से म्यू3 में जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा यूज किया गया है। और ये वस्तु है, ये वस्तु हो गया V डैश, और ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब, इस तरह से बच्चों। और फिर अपवर्तनांकों का डिफरेंस बटे में R2। तो बच्चों इस तरह से ये हो गया। आप लेंस मेकर सूत्र को एक बार समझ लीजिए अच्छे से और फिर इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही आसानी बन जाएगा। नहीं बनने पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे विस्तृत तरीके से। अब देखिए बच्चों इसमें म्यू2 ये जो दोनों रिजल्ट आया है उसको क्या किया गया यहाँ पर कि दोनों को समीकरण एक दो को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है जब, तो कैसे हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसमें जोड़ने पर ये कट गया है, सेम होने के बाद से ये बच गया है, बस बच्चों प्रूफ हो गया है। तो यही बच्चों ये सूत्र है जो कि पूछा था 2010 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, 20 सेमी फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डॉट डॉट दूरी पर रखना होगा। हाँ बच्चों देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ये आवर्धन के सूत्र पे बनेगा। अब देखिए इसको, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है, फोकस का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और दुगने आकार का प्रतिबिंब वस्तु के दुगने, यानी हम वस्तु को माने अगर x तो प्रतिबिंब हो गया 2x। वस्तु है ऊपर की ओर तो प्लस में, प्रतिबिंब होता है नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ है ना, तो नीचे की ओर तो -2 कटाएंगे, -2 आएगा, यानी आवर्धन हो गया माइनस में। फाइनल हम लोग को u निकालना है बच्चों। तो u निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये सूत्र हमारा है m = F/m + u। सारांश में बताएं आपको कई तरह से सूत्र दिए हैं आवर्धन के लिए, बस रखेंगे सोल्व कर देंगे। और ये आया -30 सेंटीमीटर, सी नंबर इसका ऑप्शन राइट है। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया गया जिसका अपवर्तनांक कितना है, पदार्थ के बराबर, यानी भीतर का अपवर्तनांक, लेंस का भीतर का अपवर्तनांक और लेंस के बाहर का अपवर्तनांक जब बराबर हो जाए तब सोच सकते हैं कि क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में अनंत होता है फोकस। हाँ, लेक्चर 6 को देखिए, ऐसे आंसर बी होगा इसमें। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या का मान R1 R2 40 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, तो इसकी क्षमता होगी। बच्चों क्षमता पूछा है, यानी यहाँ पर R1 R2 ऐसे है, इस तरह से हम मान लेंगे, माइनस प्लस मान लेते हैं क्योंकि ये उत्तल लेंस है, तो ये प्लस ये माइनस में, फिर इसको हम लोग म्यू का मान दिया इसमें 3/2, वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब बाहर के सापेक्ष अंतर का है वो। और फिर इसको हम लोग पी निकालना है, तो पहले एफ निकाला गया, इसमें एफ आया है कितना 40 सेंटीमीटर, फिर पी निकाला गया है 100/f के माध्यम से 2.5 डायप्टर है। ये नंबर ऑप्शन इसका राइट हुआ, ये नंबर ऑप्शन। और विशेष जानकारी के लिए आप लेक्चर 5 को देखिए जो इससे संबंधित है, आप समझ जाएंगे, उसमें कई क्वेश्चन किए भी गए हैं इस टाइप के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 8वां, कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायप्टर में होती है। बच्चों 20 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता पूछा है। तो सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल है, 5 डायप्टर का क्षमता आएगा। 100/f का यूज क्यों किया गया, क्योंकि फोकस सेंटीमीटर में है, इसका आंसर बी होगा। इसका रिलेटेड लेक्चर भी यहाँ पर दे दिया गया है आप समझने के लिए, ताकि आप विस्तार से समझ सकें। हाँ बच्चों नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है बच्चों, और हवा में इसका फोकस जो है वो नाभ्यंतर 20 है। नाभ्यंतर मतलब फोकस समझिएगा आप हमेशा, नाभ्यंतर मतलब फोकस। तो इसका फोकस जो है वो इस माध्यम में बताना है। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा घुमाया गया है,
1.5 का मतलब लेंस है और माध्यम भी 1.5 का है, तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा, अनंत होगा इसका आंसर। ऐसे इसको दिखा दिया गया है। यहाँ पर बट्टा जो है ना, यहीं से बराबर रखने से 0 आ गया। इधर कुछ भी हो तो क्या होगा, 0 होगा। और फिर 0 हुआ तो 1/a बराबर 0, तो a बराबर करेंगे तो उल्टा करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ अनंत आ जाता है बच्चों। लेक्चर 5 इससे संबंधित है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अपवर्तनांक 1.5 के 1.55 के कांच के दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान करके और उत्तल लेंस निर्मित करना है। बीच में फोकस भी उसका होना चाहिए, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी ना। यानी कि एक लेंस का ऑर्डर दिया गया है जो शीशा से बनना चाहिए, बराबर साइज का उसका दोनों रिफ्रैक्टिव एथू होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या होना चाहिए और बीच में फोकस का लेंस होना चाहिए। ऑर्डर दिया गया है, एक लेंस बनाएगा। कंपनी कैसे बनाएगा देखिए, उसको ऑर्डर मिला है जिस हिसाब से इसका यूज करना है, और इतना फोकस उसका होना चाहिए फाइनल, क्या इसका चढ़ापन लिया जाए इसके लिए R1 प्लस में R2 माइनस में, क्योंकि ये उभयोतल यानी उत्तल लेंस है। तो बच्चों आप देख सकते हैं आप कि R1 प्लस में R2 माइनस में लेने के बाद इसको हम लोग रख के बनाएंगे। एक्स का मान यहाँ पर निकल आता है और वो आता है कितना, इसको कटिंग फिटिंग हुआ है तो फाइनल आया है 22 सेंटीमीटर, यानी R1 और R2 का मान जो होना चाहिए वो 22 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होना चाहिए, तब जा करके उचित फोकस दूरी का लेंस बन पाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस, एक उभयोतल लेंस, म्यू इसका दिया हुआ 1.5 दिया है बच्चों, और वक्रता त्रिज्या दिया इतना, तो लेंस की क्षमता पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। म्यू का मान दे दिया और R1 R2 का मान दे दिया, क्योंकि ये प्रत्येक तल का है, और फिर पी का मान पूछा है बच्चों। ये देख सकते हैं, सूत्र पे यूज करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं। एफ निकल गया, फिर क्षमता निकालिएगा 5 डायप्टर। एक बात है इसमें कि ये जो सवाल है वो इस सवाल के जैसा है, और आप इसके लिए आप लेक्चर इसको और इसको देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितने दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि इसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। बच्चों केवल 3 गुना का है, वास्तविक की काल्पनिक कुछ कहा ही नहीं है। उत्तल लेंस से 15 सेमी फोकस है, देखिए फोकस 15 सेमी, 3 गुना बनना चाहिए। यू का मान पता नहीं, प्लस माइनस ले लिया गया क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसके लिए हम फर्स्ट सिचुएशन लिए हैं कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो एम प्लस में होगा, और फिर यू का मान निकालना है, एम का मान प्लस में हो ही गया, एफ का मान है, तो हम इसे सोल्व कर लिए हम लोग। और ऐसे ही केस 2 को भी बना सकते हैं। वास्तविक के लिए -3 करना होगा केवल आपको, और सारा सिचुएशन सेम टू सेम रहेगा। फाइनल आएगा कि -10 या -20 पर रहेगा, तो उसका 3 गुना फोटो बन जाएगा। -10 का मतलब कि इसके फोकस 15 है और वस्तु 10 पर है, यानी फोकस के भीतर रहेगा। और 20 मतलब कि फोकस से बाहर, 15 फोकस है और 20 दूरी पर वस्तु, यानी फोकस से बाहर वस्तु है। आप प्रतिबिंब वाले आरेख से भी जानते हैं कि फोकस के जस्ट आसपास रहता है तो बड़ा बनता है और क्रमशः काल्पनिक वास्तविक बनता है। तो बच्चों इस तरह से वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ नभ्यंतर वाले, नभ्यंतर मतलब बताएं अभी आपको, फोकस होता है तो अभिसारी लेंस है, और उसके द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी देखिए इतना है। बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका बताना है कि जब अभिसारी लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो तो उस सिचुएशन का स्थिति बताइए जिस समय फोटो वास्तविक भी बने और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कम से कम हो। बच्चों ऐसी स्थिति के लिए हम मान लेंगे, माना कि वस्तु और बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी a है। देखिए ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ये मान लिया गया a, और इसके तथा इसके बने वास्तविक प्रतिबिंब का लेंस से दूरी भी है। प्रतिबिंब जो बना है वास्तविक उसका लेंस से दूरी भी है। तो देखिए बच्चों ये दूरी भी हो गया, तो आप समझ सकते हैं ये दूरी कितना होगा। ये कुल दूरी अगर जितना दिया हो उसमें से ये वाला काट देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगा, हमारा बच गया। वैसे ही किया गया है। प्रतिबिंब दूरी भी हो गया, वस्तु दूरी हो गया, उसी दूरी को हम लोग माइनस में कर लेते हैं। वस्तु दूरी माइनस में होता है ना, तो -a + b यानी v आगे इधर हो गया, इधर इधर कर लिया गया। तो अब देखिए इसको सूत्र पर फिट कर दिए, ये एलसीएम और करते हुए चले, ये कट गया, मर गया, ये बच गया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला दिया गया। यहाँ पे कोई मरने वाला नहीं है अब। एक बात है, ये x² - ax + fa यानी कि द्विघात समीकरण के टाइप का है। तो द्विघात समीकरण में x निकालने का एक सूत्र है -b ± रूट में b² - 4ac। तो बच्चों उसी सूत्र के आधार पर हम लोग इसको बनाए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है b की जगह पर, यही b का मान है -a,
तो माइनस हो गया बाहर में। अब बी की जगह पर माइनस ए, प्लस माइनस रूट में फिर बी आ गया, तो फिर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 हो गया। ए का मान यहाँ पर गुणांक 1 है, सी का मान यहाँ पर सी, ये वाला टोटल कहलाता है सी हो गया बच्चों। इस तरह से ये प्लस हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 4fa हो गया। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये 1 है यहाँ पर, ये मतलब कि आगे में 1 है, 2a होता है नीचे में। अब देखिए रूट में से रूट को सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि इसका जो भीतर का वैल्यू है वो प्लस में हो, यानी कि वो 0 से बड़ा हो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a का मान जो होता है होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कब? b का मान वास्तविक होने के लिए। बच्चों इसको सोल्व किए, इधर आ गया है 4f है, फिर a कट गया है, फिर ये इतना बच गया। फाइनल क्या है कि a का मान जो होना चाहिए 4f के बराबर होना चाहिए या 4f से बड़ा होना चाहिए, यानी a का मान 4f के बराबर a से बड़ा होना चाहिए। हमें न्यूनतम मान चाहिए ना, तो 4f या 4f से बड़ा, तो न्यूनतम मान 4f तक, अधिकतम मान 4f से बड़ा, यानी हमें न्यूनतम लेना है तो 4f के बराबर लिखेंगे बच्चों हम लोग, यानी कि न्यूनतम मान 4f होना चाहिए। न्यूनतम मान वही पूछा है क्वेश्चन में कि न्यूनतम दूरी होगी 4f के बराबर। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होता है। हाँ बच्चों डी नंबर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। कब बना सकता है? सोचिए जरा। तो जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में स्थित हो, लेंस और फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तो उसी सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है बच्चों। हाँ, उत्तल लेंस के लिए ये गुण है, और नहीं जानते हैं तो आप देखिए लेक्चर 4 हमारा, देखिए आप समझ जाएंगे। लेक्चर 4 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया उसको। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर, ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो काला कर दिया गया है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बच्चों ये कम तीव्रता वाला होगा। इसके लिए आप इस प्लेस पर जाइए, लेक्चर 4 में 14वां मिनट पे आपको मिलेगा ये पॉइंट। अब देखिए उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब का बने प्रतिबिंब को दिखाने वाला किरण रेखा खींचना है जिसमें वस्तु 3 गुनी दूरी पर हो। बच्चों बहुत आसान है, 3 गुनी यानी f 2f 3f वाले वाला वस्तु फोटो बन जाएगा। इसका सिचुएशन यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतलोत्तल लेंस का समतल सतह रंजित है, देखिए इधर से, और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनना समझाएं, इसकी फोकस दूरी याद करें। देखिए बच्चों अनंत से किरणें आएंगी तो पहले इस पर आएगा तो ये इधर मुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में किरणें आती हैं तो मोटे भाग की ओर मुड़ती हैं। फिर यहाँ से ये दर्पण की तरह काम कर रहा है, समतल दर्पण, ये रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्शन के बाद वो आगे बढ़ा, फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है, फिर यहाँ से मुड़ेगा चौड़े भाग की ओर, उत्तल लेंस है नीचे की ओर मुड़ेगा। यहाँ पर ऐसे इधर से भी होगा। फाइनल यहाँ पर यही बात बच्चों इसमें लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं लेक्चर 9 में। और हाँ, इसमें प्रतिबिंब तो बनना समझाना है, साथ ही साथ इसमें फोकस दूरी याद करना है। तो बच्चों इसका फोकस दूरी हम आपको बताए हैं एक लेक्चर 9 में इसके फोकस दूरी बताए हैं, जो उसमें 12वां मिनट पर आप देखेंगे तो उदाहरण 1 के रूप में उसको बनाया गया है बच्चों। आप उससे भी इसमें कर लीजिएगा, पहले इतना करके उसके नीचे इतना करके उसके नीचे, फिर उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक अवतल लेंस को पानी में डुबोने पर, बच्चों आप जानते हैं अवतल लेंस है उसको पानी में डुबो देंगे तो क्या होगा? अरे कोई भी लेंस हो डुबोएंगे पानी में तो क्या होगा? सिचुएशन ये होता है कि वो अपने गुण में कमी आ जाती है उसके। जब हवा में होता है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जब कोई लेंस है और वो हवा में होता है तो उस समय भीतर का अपवर्तनांक अगर शीशा है तो 1.5 हो गया, 1.5, और बाहर में है वो 1 है। तो पहले प्रकाश जो है वो बाहर से अंदर आता है तो 1 से 1.5 में जाता है, फिर 1.5 से 1 में आता है। कितना का यहाँ पर परिवर्तन है? और एक सिचुएशन उसमें देखिए, जब लेंस के भीतर 1.5 है, इसको रख दिया कहाँ पर? पानी में। तो पानी में रखेंगे तब अपवर्तनांक होगा इसका 1.33 इसका अपवर्तनांक होगा। बच्चों आप सोच सकते हैं कि इस समय क्या होता है, जब इसमें प्रकाश इसमें से इसमें आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर 1.5 से 1.33 में आएगा तो बहुत कम ही परिवर्तन हो रहा है, अपवर्तनांकों का परिवर्तन। यहाँ पर अपवर्तनांकों का परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है बच्चों, यहाँ पर परिवर्तन ज़्यादा है तो किरणें यहाँ पर अधिक मुड़ती हैं, और यहाँ पर परिवर्तन कम है तो किरणें थोड़ा सा केवल मुड़ती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले अधिक किरणों को अभिसरित कर रहा था तो अब किरणों को कम अभिसरित करेगा, यानी कि फोकस उसका जो होगा वो बढ़ जाएगा फोकस। तो बच्चों यही सिचुएशन इसमें है, यानी कि फाइनल हमें ये जानना है कि जब भी किसी लेंस को पानी में डुबाएंगे तो जिस गुण का रहेगा वो गुण अपना कम कर देगा। अवतल लेंस अपसारी होता है तो कम अपसारी हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका कौन सा हुआ? ए नंबर आंसर इसका राइट आंसर हुआ बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये आप देख सकते हैं 22वें मिनट पर हम इस वीडियो में बताएं आपको विस्तृत तरीके से ये किस तरीके से काम कर रहा है।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो संयोजन की शक्ति बतानी है। देखिए प्लस में ये भी प्लस में पी निकालना है, तो बच्चों इस सूत्र का हम यूज़ करेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसमें आप लोग भी कर सकते हैं। पी निकालना है इस तरह कर लेंगे, और इसका पी 100/f क्योंकि फोकस सेंटीमीटर में आया है वह इसमें, और 8 वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो इससे संबंधित उसमें बताया गया है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पतले लेंस, 2 उत्तल लेंस जिनकी क्षमता इतना है 20 सेमी दूरी पर बच्चों इसको बनाया गया है, और इसमें बनाया गया इसको 17 मिनट पर आप देखिएगा तो इसका सोल्यूशन शामिल है उसमें। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोकस दूरी के 2 अभिसारी लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों। तो संपर्क में जब रखते हैं लेंस को हम लोग तो उसके लिए फोकस 1/f बराबर 1/f1 + 1/f आप जानते हैं, और उसी सूत्र का यूज़ करके आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बनाया भी गया है। फाइनल रिजल्ट आया है f/2। लेक्चर 8 में इसको शामिल किया भी गया है। तो ये बहुत आसान है बच्चों, आप समझ आएंगे, नहीं समझ आएंगे बोलिएगा हमसे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस कैसे मात्रक बच्चों, तो बहुत आसान है, डायप्टर होता है, ये आंसर होगा, यानी बी होगा। लेक्चर 7 में इसको विस्तार आप देख सकते हैं। अब देखिए 2 लेंस की क्षमताएं, देखिए थोड़ा सा अभी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 12D होगा यहाँ पर, प्लस आगे होगा, यानी 12 डायप्टर प्लस 12 डायप्टर और प्लस 2 डायप्टर है। इन्हें समाक्षीय रूप से रखने पर इसके फोकस बहुत ही आसान है बच्चों, इसको सिंपल सा जोड़ से जोड़ लेना है। फोकस निकालना था हम लोग को, फोकस तो एफ इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे 1/, देखिए यहाँ पर फोकस कहा था तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फोकस के लिए फिर से आगे से, तो ये 10 सेंटीमीटर आया फोकस, यानी कि फाइनल हम कह सकते हैं कि इसका फोकस जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, कोई दिक्कत। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है कि मीटर में आता है बच्चों, हाँ जब डायप्टर वाला वैल्यू पुट करते हैं मीटर में आता है, फिर उससे सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिक होता है। हाँ बच्चों लाल रंग के लिए अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए कम होता है। आप याद कीजिए प्रोजेक्टर में हमें आपको एक बार दिखाया है कि जब प्रकाश जाता था किसी प्रिज्म से या फिर किसी लेंस से तो निकलने के बाद लाल रंग थोड़ा आगे जाता है, बैंगनी रंग तुरंत मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये तो पूछा गया है। देखिए बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य लाल होता है, बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से कम होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। जब ये लेंस से गुजरते हैं तो लेंस क्या करता है कि लेंस का अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक का व्यवहार तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसके लिए लेंस का व्यवहार अपवर्तनांक कम हो जाएगा, और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम है तो उसके लिए लेंस का अपवर्तनांक अधिक होगा। बच्चों जनरली देखा जाए तो लेंस का अपवर्तनांक बदलता नहीं है, लेंस का अपवर्तनांक एक ही रहता है, परंतु होता क्या है कि उसका व्यवहार अधिक अपवर्तनांक जैसा होता है बैंगनी के लिए और कम अपवर्तनांक जैसा होता है लाल के लिए, क्योंकि लाल रंग का स्पीड जो होता है वो तेज होता है, वो कम ही मुड़ता है, बैंगनी रंग का स्पीड स्लो होने की वजह से वो अधिक मुड़ता है बच्चों। तो यही व्युत्क्रम होता है रिलेशन, तो लाल रंग अधिक मुड़ेगा। देखिए लाल रंग के लिए लेंस का अपवर्तनांक कम है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक है, आप समझ रहे हैं, इसलिए लाल रंग कम मुड़ता है। लाल रंग क्या होता है, वो कम मुड़ा, और कम मुड़ने से वो आगे चला गया, उसकी फोकस अधिक हो गई। ठीक, बैंगनी रंग अधिक मुड़ गया तो उसके लिए फोकस घट गया। देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे कम, बैंगनी रंग के लिए फोकस क्या होता है, कम होता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब, लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में एक लेंस दिया गया है, इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे पूछा गया, बोर्ड में पूछा था बच्चों। इसके लिए आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आगे वाला अपवर्तनांक जो है वो डिफरेंट है तो वो डिफरेंट फोटो बनेंगे, या फिर आगे वाला सेम है पीछे वाला डिफरेंट है तब भी डिफरेंट बनेगा बच्चों। यानी ये प्रकाश जो है वो 2 माध्यमों से गुजर रहा है, एक बार इस माध्यम से एक बार इस माध्यम से, इसमें से एक बार इसमें से। बच्चों इसमें से डिफरेंट होने के बाद से ये अलग अलग जो है मुड़ जाएगा, ये सेम है फिर भी क्या होगा, ये अलग अलग मुड़ ही चुका है तब आगे उसी हिसाब से जाएगा, तो ये 2 जगह पर फोटो बनाएगा ही बनाएगा। अगर आगे में सेम रहे पीछे में डिफरेंट रहे तब भी ऐसा होगा बच्चों। या फिर कोई लेंस इस तरह से कटिंग किया रहता है और उसमें बहुत सारा अपवर्तनांक भरा होता है तो उस समय इसका प्रतिबिंब भी बहुत सारा बनेगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। समतुल्य लेंस का परिभाषा आपको हम लेक्चर 8 में बताए हुए हैं, आप उसे देखिएगा विस्तृत तरीके से, उसमें बताया गया है कि समतुल्य लेंस ऐसा लेंस होता है जो सभी लेंसों के बराबर काम करता है और क्षमता भी बराबर होती है, आवर्धन भी उतना ही बनाता है और प्रतिबिंब भी वहीं पर बनाता है, तो वैसे लेंस को हम लोग समतुल्य लेंस कहते हैं।
दो लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया है, तो इस निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक बना रहा है। तो बच्चों ये निकाय आप देख रहे हैं सिस्टम, जिसमें दो लेंस कुछ दूरी पर रखे गए हैं डी डिफरेंस पर। समतुल्य फोकस के लिए आप इस को देख सकेंगे, इसमें हम लोग बनाए हैं इसको, और आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिए लेक्चर 10, जिसमें इसका विस्तृत हल है उसमें। बच्चों कोई दिक्कत हो आप हमसे बोलिए। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का ये जो लेसन है वो समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, और ये इंड होता है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इसे पूरा बनाइए और ज़रा हमारे पास भेजिए, ताकि हम देखें कि आप पढ़ रहे हैं। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छे से वीडियो बच्चों बना पाएंगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।